जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ, बेसिकली बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिकल का आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो 13 मार्च 2023 को होने वाला है। तो इस डेट के एग्जाम के लिए आपके बोर्ड के पेपर के लिए ऑलरेडी एक सैंपल पेपर जो सीबीएसई की तरफ से आया हुआ था वो मैंने आपको करवा दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी कि ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है। ठीक है, इससे आपके फिजिकल के बोर्ड के एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर मैं आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साथ ही पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी में तो समझाऊंगा ही। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। ओके, वैसे तो आप सभी तक अभी तक जो है अपने इंग्लिश का और हिंदी का एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आपका फ्रंट पे जिस तरीके का होता है, यहाँ पे सेट होता है, यहाँ पे सीरीज होती है, कि यहाँ पे कोड नंबर होता है, इस तरीके से। ठीक है, टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे ये आप जरूर चेक करना इस नोट में कि टोटल क्वेश्चन आपके 37 यहाँ पे लिखे होने चाहिए। ठीक है, और 10-15 पे आपको पेपर मिल जाता है, 10:30 बजे पेपर शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। पेपर जो है बच्चों ये आपका 3 घंटे का आएगा, यानी कि 10:30 से 1:30 बजे तक होगा। और पेपर की जो वेटेज है वो रहेगी आपकी 70 मार्क्स। अब कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको अपना फिजिकल के पेपर का पैटर्न नहीं पता है, तो उनकी जानकारी के लिए एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। अगर आपको पता है तो आप तकरीबन 1 मिनट तक का आगे से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर जो रहेगा इसमें टोटल 5 खंड होंगे और टोटल जो क्वेश्चन वो होंगे आपके 37, जिसमें से खंड नंबर जो हमारा पहला वाला रहेगा यानी कि खंड आ, इसमें टोटल हमारे 18 जो क्वेश्चन है वो वर्बिकल पे होंगे। कैसे, यानी कि 1 नंबर के टोटल 18 एमसीक्यूज। ठीक है, फिर खंड बी रहेगा 19 से लेके 24 तक 2 नंबर के टोटल आपके जो है वो 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको करने कितने होंगे इसमें से 5, तो आपको एक चॉइस यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से खंड सी में आपके क्वेश्चन नंबर 25 से 30 जो है वो 3 नंबर के होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको कोई एक जो है वो छोड़ सकते हैं, यानी कि 5 आपको करने 6 में से, तो एक चॉइस आपको यहाँ पे मिल गई। अब खंड डी जो है ये बेसिकली है 31 से 33, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन है, ये केस स्टडी वाले होने वाले। ठीक है, उसके बाद में फिर खंड ई जो है बच्चों ये इसमें 34 से 37 ये आपके 5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें से आपको कोई 3 का आंसर करना है, यानी कि आपको यहाँ पे एक चॉइस मिल जाएगी। तो पूरे के पूरे पेपर में अगर हम बात कर लें तो टोटल आपको 3 चॉइस मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पेपर को समझेंगे हम 2 पार्ट में। आज की ये हमारी जो वीडियो है इसमें हम खंड नंबर ए, खंड नंबर बी और खंड नंबर सी, यानी कि टोटल आपके जो 18 एमसीक्यू है ये समझेंगे। 2 मार्क्स के आपके जो टोटल 6 क्वेश्चन है ये समझेंगे। 3 मार्क्स के आपके जो टोटल 6 क्वेश्चन है ये हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, बचेंगे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन। तो इसके लिए इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 2 बना दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा समझा दिया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर को यहाँ से देख सकते हैं कि पैटर्न सेक्शन ए बी सी डी और इस तरीके से होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते। ठीक है, अच्छा एक चीज, चलिए शुरुआत करेंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा खंड है ये आएगा खंड नंबर 8, जिसमें कैसे क्वेश्चन है टोटल हमारे वो विकल्पी है। तो अभी जो है हम कितने क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, टोटल 18 जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के एंड में मुझे जरूर बताना कि 18 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट दिया, या तो आप लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में फिर मन ही मन दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना। ठीक है ना, कि आपने 18 में से कितने का राइट आंसर दिया। वेल सेक्शन ए है हमारा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आसन की पहचान कीजिए। ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो कि एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है, सर ऊपर की तरफ है, हाथ भी ऊपर की तरफ है, बॉडी एकदम इसकी स्ट्रेट है। तो ये आसन क्या दर्शाता है, ताड़ासन, पश्चिमोसन, हलासन या फिर वज्रासन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ताड़ासन। क्या बोलते हैं इसे, ताड़ासन बोलते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे दृष्टिबाधित थे उनके लिए प्रश्न ये है कि दोनों पांव को मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप बनाकर घुटने को पकड़ें, और ये किस आसन की विधि में शामिल होता है। कैसे, दोनों पांव को पहले मोड़ना है, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप बना के घुटने को पकड़ना होता है। तो ये आसन होता है बच्चों पवन मुक्त आसन। ठीक है, सिंपल सा था, इसलिए मैंने आपको सीधा आंसर बता दिया। उसके बाद में आइडेंटिफाई द आसन दैट इज ताड़ासन, एंड उसके बाद में जो आपका पार्ट आ जाता है ये वाला आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
स्पीड प्ले का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, स्पीड प्ले को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अंतराल प्रशिक्षण, फर्टिलिक प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण, या फिर जो आ जाता है आइसोटोनिक, आइसोकाइटोनिक, ये प्रशिक्षण किया जाता है। तो स्पीड प्ले का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं फॉल्ट-लेक प्रशिक्षण। ठीक है, तो विच इज अदर नेम ऑफ स्पीड प्ले दैट इज कॉल्ड फॉल्ट-लेक ट्रेनिंग मेथड। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। योजना, व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के लिए निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि होती है। ठीक है, अब ये कथन किस व्यक्ति का है? कैसा कथन? कि एक जो योजना हम बनाते हैं, ये एक व्यक्ति के लिए, उसके खेल के प्रदर्शन के लिए, उसको और उच्चतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाता है। ठीक है, तो ये कथन किस व्यक्ति का है? अरस्तु का है, घुर्रे का है, हर्रे का है, या फिर प्लेटो का है? किस व्यक्ति का है ये? घुर्रे या फिर हर्रे? इनमें से कोई एक हो सकता है, बताएंगे जल्दी से जल्दी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ता हूं आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये छोड़ता हूं मैं आपके लिए होमवर्क। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। मैं आपको बता भी देता हूं, या तो बी है या तो सी है। तो अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क यहाँ पे मैंने छोड़ा है। ठीक है, आप बताना मुझे इसमें से कौन सा होगा। बाकी राइट आंसर का जो भी राइट आंसर होगा उसमें पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में से पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यदि अग्नाशय में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? देखो, जब भी हमारे अग्नाशय में अगर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनेगा तो इससे बीमारी कौन सी बनेगी? इससे बीमारी बनती है मधुमेह की, क्योंकि इंसुलिन ही मधुमेह को नियंत्रित रखता है। ठीक है, अगर ये नहीं बनेगा या फिर सही से कार्य नहीं करेगा, बन भी गया, तो इससे हमें मधुमेह की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, इफ दी pancreas does not make enough insulin it can lead the disease डायबिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? महिलाओं में या फिर किशोरियों में प्रत्येक कितने दिनों के अंतराल में मासिक धर्म स्राव होता है? यानी कि महिलाओं में और लड़कियों में जो मासिक धर्म स्राव होता है, ये कितने टाइम पीरियड में होता है? 31 से 35 दिनों में, 10 से 15, 15 से 20, या फिर 0 से 5 से 10 के बीच में। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है बच्चों 21 से 35। अगर महिलाओं और किशोरियों में ये मासिक धर्म 21 दिन से पहले हो जाएगा तो भी उनका एक रक्तस्राव बनेगा। ठीक है, और 35 दिन के बाद में होगा तो भी उनका ये एक तरीके से बीमारी बन जाती है। ठीक है ना, ये बात कही जाती है फिजिकल एजुकेशन की लैंग्वेज में। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। इन फीमेल्स एंड एडोलसेंस गर्ल्स एट इंटरवल हाउ मेनी डेज द मेंस्ट्रुएशन अक्वायर? दैट इज इन 21 to 35 डेज। ओके, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6, टखने की मोच किस प्रकार के चोट का उदाहरण होती है? यानी कि आपके टखने में वो जो चोट लग जाती है वो किस तरीके का उदाहरण है? क्या वो त्वचा की चोट है, क्या वो कोमल उत्तक की चोट है, कठोर उत्तक की जो चोट है, या फिर हड्डी की चोट है? इसको बोलते हैं कोमल उत्तक, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है ना, इस तरीके से। अब आता है हमारे यहाँ पे बेसिकली मिलान वाला क्वेश्चन। तो मिलान वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें से सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहली हमारी प्रचार समिति। तो प्रचार समिति क्या करती है बच्चों? प्रचार समिति करती है विज्ञापन। ठीक है, तो ये जो प्रचार समिति है ये क्या करती है? ये विज्ञापन करती है। पंजीकरण समिति क्या करती है? पंजीकरण समिति जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो प्रतिभागी होते हैं, ठीक है, जो भी कंपटीशन में भाग लेने वाले होते हैं, उनके नाम को, उनके स्थान को, संस्थान को, जो भी एनजीओ वगैरह रहता है उसका पंजीकृत करती है। स्वागत समिति क्या करती है? तो ये मुख्य जो अतिथि होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इनका स्वागत करती है। और घोषणा समिति क्या करती है? ये जो है ये जो भी कंपटीशन किया जाएगा उसका उद्घाटन करना, समारोह के संबंध में समापन की घोषणा करना, स्टार्टिंग की घोषणा करना, ये करती है। तो यानी कि हमें क्या देखना है? जिसमें पहले का चौथा हो, दूसरे का तीसरा हो, और तीसरे का दूसरा हो, चौथे का पहला हो। ठीक है, तो पहले का चौथा हमें दिख रहा है सी और डी में। लेकिन अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है जिसमें दूसरे का तीसरा मिल जाए। ठीक है, तो दूसरे का हमें तीसरा कहाँ मिलेगा? एक सेकेंड, ठीक है, दूसरे का तीसरा मिलेगा हमें, ये रहा इस वाले में, मतलब कि डी वाला हमारा पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। पब्लिक कमेटी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डिक्लेरेशन कमेटी, इसके बारे में आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 4 3 2 1 इस तरीके। ठीक है, जैसे जो आपकी पब्लिक कमेटी है ये क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है। रजिस्ट्रेशन ये करती है, रजिस्ट्रेशन करती है, रिसेप्शन के बारे में आ जाएगा, इसके बारे में आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां दिया है बच्चों,
कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी भाषा है जिससे व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वो तो लैटिन भाषा है ही, लेकिन शब्द क्या है, एंडोफॉर्म है, पर्जोना है, पर्सन है या फिर पर्सोना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है पर्सोना। द वर्ड पर्सनैलिटी इज derived फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, इट्स कॉल्ड पर्सोना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा विकसन कारण वाला। क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य जो है इसका स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत आयाम के जरिए इसका स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। कारण, अब कोई भी व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है तो उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है उसकी जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति। यानी कि कोई व्यक्ति तब स्वस्थ नहीं होता कि अगर उसे बीमारी नहीं है, वो दुर्बल नहीं है, बल्कि वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जब सही है तभी वो मनुष्य पूरी तरीके से स्वस्थ है। यानी कि अभिकथन ठीक है, कारण ठीक है, और यहाँ पे हमें व्याख्या मिल जाती है। ठीक है ना, तो ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां भी इसी तरीके से है बच्चों। 10वीं में दिया गया है कि सीट और रीच परीक्षण लचीलापन मापने के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है, कारण क्या होता है, सीट और रीच परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से अधिक दूर पहुंचने की क्षमता को मापा जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, तो ये भी हमारा ए ही राइट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो असेसन ठीक है, रीजन ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 है बच्चों, स्प्रिंट इन मोशन ये किसका आदर्श वाक्य है। स्प्रिंट इन मोशन ये किसका आदर्श वाक्य है, विशेष ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स का, पैरालंपिक्स का या फिर डेफलिंपिक्स का। तो ये आदर्श वाक्य बच्चों किसका है, पैरालंपिक का। किसका है, पैरालंपिक्स। whose motto is sprint in motion, that is पैरालंपिक। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में पूछा गया बच्चों, इनमें से ऐसा कौन सा भोजन है जो शर्करा युक्त है, यानी कि जिसमें शर्करा ज्यादातर पाया जाता है। अनाज में आ जाता है, गेहूं और चावल में, बिल्कुल ठीक है। रसीले फल में जैसे कि गन्ना आ जाते हैं, चुकंदर आ जाते हैं, आम आ जाते हैं, तो इसमें शर्करा होती है, मतलब कि डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, विच इज अ सुगरी फ्रूट, दैट इज बोथ ए एंड बी करेक्ट, लाइक व्हीट, राइस, फ्रूट्स, सेगेंस, बटर, मैंगो, ये आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। जब भी कोई दो वस्तुओं की सतह आपस में संपर्क में आती है और उनके बीच की जो सापेक्षिक गति होती है, ये गति का प्रयास तो किया जाता है लेकिन परंतु गति हो नहीं पाती है, इससे उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि ये दो वस्तुएं हैं और ये दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के पास आ जाती हैं और ये चाहती है कि तेजी से भागे, लेकिन ये भाग नहीं पाती हैं, तो इनके ना भागने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है। तो उस बल को क्या बोलते हैं, उस बल को बोलते हैं बच्चों स्थिर घर्षण बल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्थिर घर्षण बल। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में देख लेंगे, when the surface of two objects come in contact, relative motion is attempt between them what relative motion does not acquire, what is the forcing arising from, it's called static friction। ठीक है भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वसा में घुलनशील विटामिनों में शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है। तो ए घुल जाता है, डी घुल जाता है, ए भी घुल जाता है, बट बी नहीं घुलता है। ठीक है, बी जल में घुलनशील होता है। ओके, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द फैट सोल्यूबल विटामिन, दैट इज बी पार्ट। ओके, 15 की क्वेश्चन बात करते हैं। एथलीट गति त्वरण किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, एथलीट की जो गति है, उसकी जो त्वरण क्षमता है, ये किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है बच्चों 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट के द्वारा। किसके द्वारा, 50 मीटर जो स्टैंडिंग स्टार्ट होता है इसके द्वारा। ठीक है, एथलीट स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन इज मेजर्ड बाय 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चपटे पैर के कारण क्या होते हैं। तो चपटे पैर के कारण सबसे पहले क्या होंगे कि हमारे पैरों की मांसपेशियां कमजोर होंगी, तभी तुम्हारे पैर चपटे चपटे रहते हैं, क्योंकि हम फैला नहीं पाते उन्हें। सही प्रकार के जब हम जूते नहीं पहनते हैं तभी हो जाता है, क्योंकि अगर जूते आप ज्यादा बड़े पहन लेंगे, ज्यादा छोटे पहन लेंगे, तो इससे आपके पैरों को दिक्कत होती है। अब अत्यधिक भार यानी कि अगर आप ज्यादा जैसे नॉर्मली एज होती है, जैसे 20 से 25 की एज है, तो ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 वजन होना चाहिए, वहीं आप 120-30 लेके फैल रहे हो, ठीक है ना, घूम रहे हो, तो ये तो गलत बात है। मतलब कि चपटे पैर का ये कारण बन जाता है अत्यधिक भार। और साथ ही स्वास्थ्य मांसपेशियों का होना, नहीं ये तो गलत है। अगर मांसपेशियां स्वास्थ्य होंगी तो क्या आपके चपटे पैर होंगे, नहीं होंगे। मतलब क्या है
कि डी वाला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो केस ऑफ फ्लैट फीट दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा अस्थिभंग नहीं है, यानी कि इनमें से एक अस्थिभंग होते हैं, टोटल कई तरीके के होते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है? तो सबसे पहला है गुमचोट, बिल्कुल ठीक है, गुमचोट कोई अस्थिभंग नहीं है। ठीक है, गुमचोट क्या है? ये चोट का भाग है, अस्थिभंग नहीं है। तनाव अस्थिभंग, तिरछा और पचड़ी अस्थिभंग ये इसके पार्ट है, लेकिन गुमचोट अस्थिभंग नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रैक्चर दैट इज मिसिंग फ्रैक्चर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, आखिरी हमारा एमसीक्यू है कि एंडोमॉर्फिक में एंडो का क्या अर्थ होता है? एंडोमॉर्फिक, इसमें एंडो आ का क्या मतलब है? उसका मतलब होता है गोल मटोल शरीर, यानी कि चब्बी बॉडी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे बच्चों हमारे टोटल जो आज के हमारे टोटल के टोटल जो 18 एमसीक्यू थे, ठीक है, 18 एमसीक्यू ये हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि टोटल 18 में से आपके कितने आ सकते हैं। ठीक है, मुझे भी पता चले कि हाँ भाई, जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिन बच्चों ने वीडियो देखा, उन्हें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में देखो बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हमारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे 6, बट अटेम्प्ट करने आपको 5 हो, बट मैं आपको पूरे 6 समझाऊंगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं खंड बी का सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 कहता है न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम है, इसका वर्णन करते हुए आपको खेल कूद में इसके उपयोग को समझाना है। ठीक है, खेल कूद में इसका उपयोग कैसे होता है ये समझाना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ लेना। सबसे पहला उदाहरण ये है कि फुटबॉल में त्वरण उत्पन्न के लिए ये जरूरी होता है कि फुटबॉल पर जोर से बल लगाया जाए, जितना जोर से फुटबॉल में बल लगेगा उतना ही तीव्र त्वरण फुटबॉल में पैदा होगा। यानी कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो एग्जांपल मैंने दिया है कि फुटबॉल ऐसे ही रखिए तो उसमें त्वरण नहीं है, लेकिन जैसे आप लास्ट से उसे मारेंगे, जितनी तेज से मारेंगे उतना ज्यादा उसमें त्वरण देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है कि ऊंची कूद में जब कोई खिलाड़ी रेत पर गिरता है तो उसकी चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसका जो त्वरण है वो कम नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वहीं पे 20-50 गद्दे रख दिए जाए और वो उसके ऊपर गिरेगा तो उसे चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब तक वो धरती तक पहुंचेगा उसका त्वरण हो जाएगा शून्य, और शून्य त्वरण होने के बाद में, गति होने के बाद में चोट नहीं लगती है। ये एक फैक्ट है, आप देख लेना कभी भी। ठीक है, वैसे तो करना मत, ठीक है ना, क्योंकि चोट लग जाएगी फालतू में आपको। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, 12th के पेपर है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेन दी स्पोर्टिंग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है ना, सपोर्टिंग या फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग है बेसिकली। ठीक है, तो एक तो वो फुटबॉल वाला उदाहरण एंड दी रेत पे कूदने वाला उदाहरण यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न विधाओं में आयोजन समिति की जिम्मेदारियां लिखिए। ठीक है ना, तो यानी कि विभिन्न विधाओं का क्या मतलब हो गया? प्रतियोगिता आयोजन से पूर्व, आयोजन के दौरान और आयोजन के बाद में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इसकी आयोजन समिति की, ये बताने। तो बहुत सी होती हैं जिम्मेदारियां, बहुत से होते हैं कार्य। जैसे आयोजन समिति को ही हम प्रबंधन समिति भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब खेल शुरू होता है इससे पहले क्या करती है? तो खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी के मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होती है? यही होती है, मुख्य जिम्मेदारी यही निभाती है। दौरान क्या करती है समिति? तो ये जब भी कोई कंपटीशन आयोजित किया जाता है तो उन सभी कार्यों पर ये नजर रखती है, और साथ ही अपना कार्य सही ढंग से कर रही है हर एक समिति या नहीं, उस पर एक नजर रखती है, और कहीं पे कोई कमी होती है तो उसे दूर करती है। ठीक है, अब जब प्रतियोगिता की समाप्ति होती है तो क्या करती है? जितनी भी समितियां एक कंपटीशन को हेल्ड कराने के लिए बनाई गई थी उन सभी समितियों से रिपोर्ट लेती है, उसमें विचार विमर्श करती है, और उसके बाद में उस रिपोर्ट को, रिकॉर्ड को जो प्रशासनिक निदेशक होता है उस खेल का, उसे सौंप देती है। ठीक है, तो आयोजन समिति का पहले, दौरान और बाद में क्या कार्य होता है, समझ गए अच्छे तरीके से? ओके, आई होप क्वेश्चन 20 समझ गए होंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, ऐसे देख लेंगे, राइट द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट कमेटी क्या होते हैं? पहले है पूर्व, यानी कि इस नहीं बल्कि बिफोर होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एंड द एट द एंड, इस तरीके से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया बच्चों स्थूलता को परिभाषित कीजिए। स्थूलता का ही दूसरा रूप होता है बच्चों मोटापा।
यानी कि सिंपल सा मैं बताना कि मोटापा आखिर होता क्या है। देखो, मोटापा या स्थूलता यह शरीर की वो दशा होती है जिसमें शरीर में ना बहुत ही ज्यादा वसा बढ़ जाता है, यानी कि फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर हम मोटे हो गए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, एक नॉर्मली एज के हिसाब से एक टाइम पीरियड होता है कि आपका इतना इस एज पे वजन होना चाहिए। अगर वो दशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तकरीबन 20% तक बढ़ जाती है, तो उसे मोटापा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी एज है 20 वर्ष की और आप वो जो एक चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए अराउंड कम से कम 70 किलो का, लेकिन आप 70 किलो की जगह हैं आप 90 किलो के या फिर 100 किलो के, 1 क्विंटल के। तो ऐसे में आप है स्थूलता, यानी कि आप एक मोटापा के उदाहरण है, ठीक है ना। ये 20% ये दर्शाता है कि नॉर्मली भार से जब 20% ज्यादा बढ़ जाता है, एक्यूरेट जो बताया जाता है ना उससे ज्यादा हो जाता है, तो इसी को मोटापा बोलते हैं। और ये होता किस लिए? ये होता है हमारे शरीर में ज्यादा वसा बनने की वजह से या फिर फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ने की वजह से, इसीलिए। ठीक है, इसके कारण भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारी जो खान पान की गलत आदतें होती है। आजकल तो हम चाउमीन, समोसा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। बहुत सी चीज ऐसी है जिसका मैं नाम भी नहीं जानता। ठीक है, और लोग तो बड़े चाव से खाते भी हैं, मतलब आपको भी नहीं पता होगा, इतनी सारी वेराइटीज होती है। तो ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी पाचन जो प्रणाली होती है उसे बिगाड़ देती है। ठीक है, हम कोई काम नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या होती है, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो अब मम्मी से क्या कहोगे, ए मम्मी मैं तो पढ़ूंगा, मैं नहीं काम वाम करने वाला, मेरे से मत बोलिए कुछ भी काम करने के लिए, है ना। तो ऐसे बहाना लेके बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा बहुत अपनी मम्मी पापा का हाथ भी बटाओ अगर कर सकते हो नॉर्मली, तो है ना। तो इससे क्या होगा कि आप परिश्रम भी करते रहोगे, उसके साथ में आपकी बॉडी फिट रहेगी, ये चीजें होती है। और साथ ही किसी को अगर थायराइड हो जाता है तो भी हो सकता है, ठीक है ना। ज्यादातर थायराइड की बीमारी जो गर्ल्स होती है एडोलसेंस में, उनमें ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, और साथ ही वंशानुगत भी हो सकता है, जैसे आपके दादा या पिता जो है वो इसके शिकार है, तो आप भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, डीएनए में हो सकता है बेसिकली। ठीक है, अब मोटापे के कारण क्या होता है, आपको बहुत सी बीमारियां और लग सकती हैं, जैसे कि मोटापे से आपको मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है ये हाई हो सकता है, इवन आपको कैंसर, साथ ही गठिया जैसे बहुत से रोग भी हो सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि आप मोटापे से बचो, बाहर का ज्यादा खाना मत खाओ, हेल्दी फूड खाओ। मैं ये नहीं कहता कि खाने बंद कर दो, खाओ यार, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम वही खाए जा रहे हो, वही खाए जा रहे हो, तो वो गलत चीज हो जाएगी। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी भी चीज को आप यूज करो लेकिन एक पीरियड के अकॉर्डिंग तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसका यूज उसको डेली 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 करते जाओ किसी चीज को, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो आपको समझ में आ गया भाई मोटापा यानी कि स्थूलता का क्या मतलब होता है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे, डिफाइन प्रोग्रेशन यानी कि ओबेसिटी को क्या कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हो सकता है इंग्लिश में थोड़ा वर्ड का मिस्टेक हो, लेकिन आप समझ लें। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है अस्थि भंग के मुख्य कारण क्या होते हैं। पहले ये समझिए कि अस्थि भंग होती क्या है। अस्थि यानी कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, इस पर जब तेजी से प्रहार होती है, टक्कर होती है, तब उसे जो चोट लगती है उसको बोलते हैं अस्थि भंग। अस्थि भंग के बहुत से कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी खेल में कोई खिलाड़ी खेल कॉम्पिटिशन हो रहा होता है मैदान में, तो जब खेल रहे होते हैं तो ऐसे में अगर जैसे फुटबॉल है या हॉकी है या खो खो है, तो उसमें ज्यादा एक दूसरे को टक्कर लग जाती है, या फिर किसी खिलाड़ी का किसी भारी उपकरण से सुविधा से टकरा जाना, जैसे खो खो है, वो जो खंबा होता है उससे टकरा जाते हैं। फिर जब फुटबॉल जो गोलकीपर होता है वो किसी उससे टकरा जाता है, उससे क्या होता है, वो जो पोल होता है ना उससे टकरा जाता है, तो उसको चोट लग जाती है उससे। इसी को बोलते हैं अस्थि भंग। ठीक है, आघात, बलपूर्वक अप्राकृतिक गतिविधि, यानी कि आप किसी को मार देते हैं, ठीक है, दो चार थप्पड़ मार दिया, उसकी हड्डी वगैरह मार दिया, ठीक है, और जो जोड़े होते हैं वहां पे मार दिया, तो ये भी अस्थि भंग का कारण बन जाता है। आपको कई तरीके से अब खुद भी चोट लग जाती है, आप गिर जाते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। इवन जब आप लंबी दूरी, यानी कि एक तो लंबी दूरी जैसे कि 5-7 किलोमीटर या फिर दो एक एक 1.5 घंटे तक दौड़ना या पैदल चलना 2-4 घंटे तक, तो इससे भी आपके जो शरीर का पाचन तंत्र का एक मतलब वो होता है ना प्रक्रिया, उसमें नुकसान पहुंचेगा। तो उससे आपकी अस्थि भंग जो उस एरिया की होगी उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। साथ ही अगर सख्त सतह यानी कि जो एक पक्की सतह होती है उस पर आप गिरते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। साथ ही शरीर में कैल्शियम की कमी, भाई खाना खाओ, हेल्दी खाओ, मैंने जैसे बताया आपको, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो बहुत सी बीमारियां आपको घर बैठे ही लग जाएंगी। बीमारियां बुलाने देखो, बीमारियां जो है उसे आप बुलाने जाओगे तो नहीं आएंगी, लेकिन बिना बुलाए ही वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए आप बुलाओ ही मत, आप अच्छा खाना खाओ, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा बाहर चलो फिरो, दोस्तों के साथ मिलो, पार्क जाओ, थोड़ा कुछ खेल खेलो, ये चीजें होती। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे,
राइट द मेन केस ऑफ फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स के मेन जो केस है, फीचर्स हैं, वो क्या क्या है, बेसिकली कारण क्या है वो हमें बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 की है बच्चों कि जब भी कोई व्यक्ति, यानी कि हम नॉर्मली समाज के अंदर लंबे समय तक रहते हैं, तो व्यायाम कार्यक्रम से जुड़े रहने से उनके सारे क्रियात्मक विकास में सहायता मिलती है। स्वस्थ कीजिए। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि आप कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं, तो कुछ लोग जो है एक व्यक्ति को देखते हुए एक कुछ चादर वगैरह रखी होती है, उसमें व्यायाम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिक व्यायाम को दर्शाता है, सामाजिक व्यायाम के कार्यक्रम को दर्शाता है। तो जो लोग उनको कर रहे होते हैं, उन्हें कैसे कैसे लाभ मिलते हैं, तो उन्हें लाभ मिलते हैं, आपको कैसे बताने हैं, शारीरिक क्रियात्मक बताने, मानसिक नहीं बताने, स्वास्थ्य नहीं बताने, केवल शारीरिक क्रियात्मक बताने। तो इस संबंध में सबसे पहला उन्हें लाभ मिलता है बच्चों, टोटल 3 ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 2 का है ना अभी, हाँ 2 का ही है, लेकिन मैं आपको 3 बता देता हूँ। चलो, पहला है हृदय वाहिका तंत्र संबंधी लाभ। मतलब हमारे हृदय में ना एक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, ये बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रक्त वाहिकाएं जो होती है इनकी लचक बढ़ जाती है, और इसी वजह से, स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से, रक्त वाहिकाओं की लचक की बढ़ने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्य हो जाता है, ठीक है, और साथ ही कार्डियक जो आउटपुट है ये बढ़ जाता है। इसी वजह से हृदय दर जो है प्रति मिनट में कम हो जाती है, और जैसे जैसे आपका हृदय दर बढ़ेगा, होता है ना कि कई बार आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हुआ ना करे कभी ऐसा हुआ आपके साथ में, किसी के साथ में भी अगर हो भी जाता है, या फिर कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तो आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। तो इसी को उस टाइम पे ये जो व्यायाम होता है वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और जब आपके सामने कुछ ऐसा हो, तो आप लंबी लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, ये चीजें, ठीक है। जब भी गुस्सा आए, आप 2 मिनट का मेडिटेशन कर लो, एक नंबर का मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में श्वसन तंत्र संबंधित लाभ, यानी कि श्वसन तंत्र जो होता है, जैसे कि मिनट आयतन तथा टाइल आयतन बढ़ जाता है, श्वसन स्तर पर प्रति मिनट कम हो जाती है, टाइल क्षमता, सॉरी वाइटल क्षमता तथा फेफड़ों की कुल जो वायु धारिता क्षमता ये बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि आप 1 मिनट में कितना श्वसन कर सकते हैं, उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, और साथ ही आपकी जो वायु धारिता की क्षमता होती है, कितना वायु आप धारण कर सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसकी भी जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मांसपेशीय तंत्र संबंधित लाभ, जैसे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं इसके आकार में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों आकार में वृद्धि के साथ साथ वो मजबूत भी होती हैं, और मांसपेशियों को भंडारित करने में क्षमता भी बढ़ा देती है, ठीक है। और मांसपेशी टोन जो है वो बना रहता है, बढ़ जाता है, बेसिकली ये सारी चीजें, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया ना कि लंबे समय तक व्यायाम कार्यक्रम से जुड़े रहने वाले लोगों के लिए जो सारी क्रियात्मक सहायता वो क्या होती है, इस तरीके, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देख लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट एंड इंडिविजुअल इन एक्सरसाइज प्रोग्राम विद इन द सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी हेल्प्स इन हिज फिजिकोलॉजी डेवलपमेंट एक्सप्लेन। बिकॉज ऑफ दैट आपके सामने ये कुछ 3 पॉइंट है, आप इसे पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, ये प्रश्न वैसे तो आपका 5 नंबर का है, लेकिन जब 2 नंबर में आया तो मैं आपको सीधा सीधा इसका छोटा आंसर बताऊंगा, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के कोई 4 लाभ बताइए। तो सारी गतिविधियों के बहुत सारे लाभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए, यानी कि दिव्यांग कह सकते हो या फिर CWSN बच्चे कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या लाभ होते हैं जब ये सारे क्रिया करते हैं? सबसे पहला लाभ होता है बच्चों, इनकी एकाग्रता जो उसमें सुधार आता है, इनकी फोकस करने की जो शक्ति होती है उसमें सुधार आ जाता है। साथ ही लचक में, यानी कि किसी को अगर बॉडी में प्रॉब्लम होती है झुकने बैठने में, तो उसमें उनको और ज्यादा अच्छा लगता है, उनको उनमें सुधार आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। साथ ही कोई कुपोषण का शिकार है, या फिर किसी में शक्ति की कमी है, सहनशीलता की कमी है, तो उसको भी ये बढ़ाता है। कौन? जो शारीरिक गतिविधियां होती है ये किसके अंदर? CWSN बच्चों के अंदर, ठीक है। साथ ही उनकी जो हृदय संबंधी कोई प्रक्रिया होती है उसमें रुकावट होती है, तो उसमें सुधार कर देता है। और जो बच्चे ऑलरेडी मोटापे से पीड़ित हैं, उनमें जो है उसको कम करता है, और जो होने वाले शिकार हैं भी, तो उनके लिए तो शिकार ना होना ही बना देता है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में स्वास्थ्य के स्तर पर यह बढ़ोतरी करता है, तथा उसके विकार होने की संभावना कम हो जाती है। इस तरीके से आपको ये लिखना था, ठीक है। आगे आप सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 24, विशेष अवसर वाले बच्चों के लिए ये कुछ गतिविधियों के लाभ है, क्या भाई? आप इन सभी को पढ़िए और इजीली आंसर समझ सकते हैं। ओके बच्चों, अब इंग्लिश में देख लेंगे। राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो क्या क्या है उसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बच्चों हमारा सेक्शन नंबर जो बी था, ठीक है, सेक्शन नंबर बी,
जिसमें टोटली जो आपके क्वेश्चन थे बच्चों 2 नंबर के थे, 3 क्वेश्चन। ये मैं आपको समझा दूं अच्छे तरीके से। आई होप आप सभी को 2 नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए अराउंड हमारा आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट, लेकिन इस बीच में मैंने आपको बहुत कुछ आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें चीजें काम आ सकती हैं वो बातें भी बताई, आपको जो और कुछ बातें बतानी चाहिए पेपर के बारे में वो भी बता दिए। ठीक है, तो टाइम जरूर कंज्यूम होगा बट मेक श्योर कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के होंगे 6 क्वेश्चन, बट आपको मिलेगी एक में चॉइस, टोटल करने हैं आपको मतलब कि 5। ठीक है, क्वेश्चन में चॉइस। तो सेक्शन सी है हमारा जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों क्या है, धनुषाकार यानी कि जो बॉल एक्स होते हैं इन टांगों के लक्षण और इनके कारण बताइए। यानी कि बॉल एक्स जो होते हैं, धनुषाकार टांगे जो होती हैं, इनके लक्षण बताइए और इनके कारण बताइए। बेसिकली धनुषाकार जो टांगे उनका मतलब क्या है कि आपके जो पैर हैं इनके बीच में जो दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। देखो, धनुषाकार टांगों के लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण तो बहुत से हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों घुटनों के बीच की दूरी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारे जो घुटने होते हैं वो कैसे होते हैं, हम जब खड़े होते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से होते हैं, लेकिन इस बॉल एक्स में क्या होगा कि आपके ये जो घुटने हैं ना, ये जोड़ जो रहेगा, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा इस तरीके का हो जाएगा ना। मतलब देखो, नॉर्मली जो है हमारे जो पैर हैं वो कैसे रहते हैं, हम ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जब ये लक्षण बनेगा तो आपका पैर यहाँ से जो है ना वो थोड़ा ऐसे फैल जाएगा, यहाँ से भी थोड़ा ऐसे फैल जाएगा, इसको बोलते हैं बॉल एक्स। ठीक है, खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में, दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं। अब जब दौड़ेंगे घूमेंगे तो घुटने जो है ना वो थोड़े ऐसे लगेंगे जैसे बाहर की तरफ निकले जा रहे हैं। ठीक है, टांगों की जो आकृति है वो धनुष के आकार की जैसी लगती है, यानी कि इस तरीके का होता है ना, तो ऐसा धनुष के आकार की जो आकृति है वो लगने लगती है, ऐसा यहाँ पे बता। ठीक है भाई, तो बहुत से लक्षण है, दूरी बढ़ जाना, ठीक है, घूम जाना बाहर की तरफ और धनुष आकार के आकृति बन जाना। कारण क्या होते हैं इन सभी के, तो कारण होता है सबसे पहले हमारे घुटनों में ना 2 तरीके के लिंगामेंट्स होते हैं, एक होता है लेटरल लिंगामेंट और एक होता है मीडियल लिंगामेंट। तो जब घुटनों का लेटरल जो लिंगामेंट है ये मीडियल लिंगामेंट की अपेक्षा थोड़ा बढ़ जाता है तब ये बनता है, और वहीं अगर मीडियल लिंगामेंट बढ़ जाएगा तो पैर आपके चिपक जाएंगे एक तरीके, ठीक है, जिसे हम नॉक नीज बोलते हैं। ओके, हड्डियों का तथा मांसपेशियों का कमजोर होना, जब हमारी हड्डियां कमजोर होगी, मांसपेशी कमजोर होगी तो हमें क्या आएगी, कमजोरी आएगी। इसकी वजह से क्या होता है, आपके पैर खुल जाते हैं ज्यादा, लंबे समय तक सुखासन में बैठना और गलत तरीके से चलना आ जाता है। आप मोटे हैं तो भी हो सकता है। बालक को समय से पहले खड़ा करना अथवा चलना, यानी कि नॉर्मली कोई बालक जो 2.5 से 3 साल में चलना शुरू करना चाहिए, लेकिन आप उसको 5 से 6 महीने में कोशिश करें कि चल बेटा चल, मेरा बेटा चलने लगेगा, ओए होए मेरा बेटा चलने लगेगा, ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एज होती है, उस एज के हिसाब से सारे काम होने चाहिए, यही चीज अभी बताई गई है। ठीक है, तो ये होते हैं धनुषाकार अंगों के लक्षण और यही होते हैं इसके कारण। ठीक है भाई, लक्षण और ये है इसके कारण। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, यहाँ से देख सकते हैं, राइट द सिम्टम्स ऑफ द केस ऑफ बॉल एक्स। तो बॉल एक्स के क्या सिम्टम्स हैं बच्चों, के बारे में आप ऐसे पढ़िए, और बॉल एक्स के क्या केस होते हैं उसके बारे में आप ऐसे ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन नंबर हमारा 26 में पूछा गया बच्चों कि उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए श्वसन विधि की भूमिका लिखिए। यानी कि उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, इसको नियंत्रित करने के लिए जो श्वसन विधि अपनाई जाती है, कौन सी श्वसन विधि, ये आपको समझाने क्या होती है। तो जब श्वसन विधि की जाती है तो इससे पहले क्या करना होता है, पूर्व स्थिति में आपको दोनों पैर रखते हुए कमर के बल आपको लेट जाना होता है। ठीक है, अब दोनों पैरों में 1-1 फुट का आपको अंतर रखना लेना होता है, और एड़ी जो है ये अंदर और पंजे बाहर की तरफ होते हैं। नॉर्मल जैसे हमारे पैर जो होते हैं हम ऐसे लेटते हैं, ठीक है, तो हमारे पैर नॉर्मली ऐसे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको जो अपने पंजे ये बाहर की तरफ इधर की तरफ निकाल लेने हैं और इधर और एड़ी आपस में यहीं पे रखनी, इस तरीके से ये चीजें होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मतलब कि पहले तो आप दोनों पैरों को सीधा करके कमर के बल लेट गए, उसके बाद में 1 फुट का अंतर बना लिया दोनों को पैरों के बीच में, और एड़ी अंदर रखनी है, पंजे बाहर निकाल। ठीक है, उसके बाद में आपने शरीर को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे कुछ हो ही ना, दोनों हाथ की उंगलियां ऊपर रखते हुए शरीर से थोड़ी दूरी पर स्थिर अवस्था में रखें। आंख बंद करके मन को श्वास पर केंद्रित करें और किसी भी प्रकार का कोई काम, कोई विचार, कोई गंदा थॉट नहीं आने दें। ठीक है, पैर से सिर तक के भाग को स्थिर कर लें तथा अनुभव करें कि शरीर केवल शव रह गया है, और इस तरीके से आपकी जो श्वसन विधि है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप सोते हैं तो जिस तरीके से आप सोते हैं सेम टू सेम वही पोजीशन में रहना, बट आपको इस समय क्या करना है, शांत वातावरण में ये करना है,
साथ ही कोई विचार, कोई भी काम नहीं आने देना मन में, ये चीजें। ठीक है, इसके लाभ मैं आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि लाभ आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कहीं 5 नंबर में आ जाए तो अब क्या करोगे। ठीक है, तो श्वसन प्रक्रिया के लाभ क्या होता है कि आपकी जो शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, इनको लाभ मिलता है। ठीक है, साथ ही आपके संपूर्ण शरीर के अंग, रक्तवाहिनी, नलिकाओं, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क, शारीरिक तनाव, इन सभी को दूर करने में ये सक्षम होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हम बहुत अपने आप को माइंड फ्रेश पाते हैं, यही चीज होती है। ठीक है, ये श्वसन क्रिया का ही लाभ होता है। ओके, शारीरिक व मानसिक थकावट इससे दूर हो जाती है। सावधानी क्या रखनी चाहिए कि श्वसन करने का जो स्थान है बच्चों, वो शांत वातावरण में होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए, ये चीज है। क्या भाई, तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए जो श्वसन विधि है, इसकी क्या भूमिका यहाँ पे हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो 26 को अब हम देखेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रीथिंग मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे बेनिफिट की बात आ जाएगी तो आप ये लिख देंगे, और उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप ये लिख देंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ये इस प्रश्न में से आपसे बहुत से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा, भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिजों का वर्णन कीजिए। देखिए देखो, भोजन के दो तरीके के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, एक होते हैं खनिज, एक होते हैं विटामिन। ठीक है, तो ऐसे में जो खनिज है उसका हमें वर्णन करना है यहाँ पे। ठीक है, खनिज को हम मिनरल भी बोल सकते हैं तरीके। ठीक है, कई तरीके के खनिज होते हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए। सबसे पहले खनिज होता है बच्चों आयरन। कैसे? क्योंकि ये जो आयरन खनिज है, ये हमारे रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण करता है। कम पड़ता है तो उसको पूरी तरीके से शरीर में पहुंचाता है। कैल्शियम सबसे जरूरी होता है, एक आयरन। क्यों भाई? क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों को और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये हमारे दांतों को, हड्डियों को और ज्यादा मजबूत बनाता है। निर्माण के लिए कैल्शियम, मजबूती के लिए फास्फोरस। हालांकि कैल्शियम मजबूती बनाता है, लेकिन फास्फोरस भी आ जाता है। सोडियम, ये हमारे शरीर के जो तंत्रिका स्थान है उसको और मजबूत बनाता है। आयोडीन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी अगर कमी होगी हमारे शरीर में तो सेग्वाइटर नाम का एक रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। क्लोराइड जो है ये हमारे नाखूनों को और दांतों के निर्माण में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। सिंपल सा। ठीक है, तो क्या क्या होता है? आयरन से शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है, कैल्शियम से हड्डियां दांतों का निर्माण होता है, फास्फोरस हड्डियों दांतों को और मजबूत बनाता है, सोडियम तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है, आयोडीन अगर हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो सेगोएटर नाम का रोग हो जाएगा। फ्लोराइड हमारे नाखूनों को दांतों के निर्माण के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए आपके जो नाखून होते हैं वो किस कैल्शियम की वजह से, सॉरी, किस मिनरल की वजह से, किस खनिज पदार्थ की वजह से बढ़ते हैं? फ्लोराइड की वजह से बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ। तो भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में आपका 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिशंस ऑफ फूड। तो कैसे होते हैं इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट्स को आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया बच्चों, संतुलित आहार के किन्हीं दो तत्वों का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपसे आपके एग्जाम में 3 नंबर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे कोई एक तत्व पूछा जाएगा, कोई एक संतुलित आहार का। ठीक है, या तो आपसे प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली जाएगी, या तो जो जल होता है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें से आपके 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपके 3-3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और 2-2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा संतुलित आहार के तत्व का वर्णन कीजिए, तो आप किसी एक तत्व का बता देंगे, वैसे हैं तो बहुत सारे। ठीक है, हमसे 2 पूछे गए हैं, वैसे आएगा एक ही आपका। तो हम पहले बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि देखो, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभार सल्फर जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसी से ही हमारे अंदर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर में रक्त मांसपेशियों को, नाखूनों को, त्वचा को, बालों को, आंतरिक अंगों को यही निर्मित करता है। ठीक है, हमारे रक्त की मांसपेशियां, हमारे नाखून, त्वचा, बाल, आंतरिक अंग, इन सभी के निर्माणों में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, साथ ही ये नए ऊतकों को बनाती है, ताकि हमारे जो शरीर, हमारे जो सेल्स हैं उसको बनाती है,
और अगर कोई टूटा फूटा ऊतक होता है उसकी मरम्मत करती है। जब भी हमें चोट लगती है और हमारे अंदर अगर प्रोटीन अच्छा खासा है या फिर हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं तो हमारी चोट जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, साथ ही ये जो प्रोटीन होता है ये ऑक्सीजन को और अच्छे अच्छे जो पोषक तत्व होते हैं इनको कोशिकाओं तक ले जाती है और हमारे अंदर रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी एंटीबॉडी जो होती है वो यही प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन के अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाते चले जाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जब आप किसी चीज को एक लिमिट में करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। लिमिट से आप थोड़ा लिमिट क्रॉस क्या किए कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। आप प्रोटीन का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाएगा, स्ट्रोक या फिर गुर्दों में पथरी हो सकती है और भी कई सारी चीजें। ठीक है, स्रोत होते हैं इसके बहुत सारे, जैसे कि प्रोटीन आपको दूध यानी दूध उत्पादों से मिल सकता है, सोयाबीन से मिलता है, जो दालें होती है सभी प्रकार की उससे मिल सकती है, जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर, इस तरीके से अनाज होते हैं उससे मिल सकता है, मूंगफली, तिल, बादाम, सभी रेशेदार फल, सब्जियां, पपीता, आम, कटहल, फ्रांसबीन, ग्वार। ठीक है ना, आपको इन सभी से प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल सकता है। ठीक है, ये चीजें किसके बारे में बच्चों? प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है और ये हमारे शरीर में रक्त, मांसपेशियां, नाखून को इनका निर्माण करता है, ऊतकों को बनाती है, टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत करती है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक लेकर जाती है, शरीर में एंटीबॉडीज को बनाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, अत्यधिक उपयोग हानिकारक होता है और स्रोत भी इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा संतुलित आहार का जल। संतुलित आहार का तत्व यानी कि जल के रूप में। अब जल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है? देखो, जल जो है बच्चों ये हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है, पूरे की पूरे जो शरीर है, ये इसका 70% भाग बना हुआ है जल से। ठीक है, और तकरीबन रक्त में अगर हम बात करें तो 90% इसमें जल होता है, बाकी 10% ओरिजिनल ब्लड होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना चाहिए अगर उसे अपनी कोशिकाओं तक जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो पहुंचाने हैं तो। ठीक है, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। मैं आपको रियलिटी का एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपको 8 से 10 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए। क्योंकि जब भी आप गुस्सा हो रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप उदास है, आपका माइंड थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, आप कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी पी जाओ ढंग से। ठीक है, 1.5 से 2 गिलास। आप देखना कि आपको 20 से 25%, 20 से 30-40% भी आपका जो माइंड की प्रॉब्लम थी ना, गुस्से की या फिर उदासीनता की, अकेलेपन की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज का आ रहा है, तो आप नहा लो। मैं तो कहता हूँ नहा लो, आपका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा, या फिर आपको जैसे आपको कभी घर में बुखार वगैरह आ जाता है, तो पहले क्या होता था कि गर्म पानी से ना पट्टी लेकर सर पे रखी जाती थी और उससे ना वो जो बुखार होता था वो खींच लेती थी वो पट्टी। ठंडे पानी की पट्टी जो होती थी, गर्म नहीं सॉरी, ठंडे पानी की पट्टी जो होती थी जब हमारे माथे पे रखी जाती। ऐसा आजकल गांव में अभी देखने को मिलता है, जहाँ पे डॉक्टर की सुविधा अभी तक, मेडिकल की सुविधा नहीं पहुंच पाती, ऐसा भी देखा जाता है। ठीक है, और साथ ही जब आप कुछ गलत सलत खा लेते हैं, ठीक है, आपका पेट खराब हो जाता है, तो आप ज्यादा पानी पी लो, क्योंकि आप जितना ज्यादा पानी पियोगे ना, आपका शरीर ज्यादा पानी को पचा तो पाएगा नहीं, तब उससे मलमूत्र के साथ में बाहर निकालना पड़ेगा, तो जो विषाक्त पदार्थ होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज होती है जल के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोटीन के बारे में और जल के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस क्वेश्चन को, प्रोटीन के बारे में और फिर आपका ये जल के बारे में। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम, यहां से देखेंगे, डिस्क्राइब इन डिटेल एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। तो क्या है, सबसे पहले बात की है हमने प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन के बारे में आ जाते हैं इस तरीके से, एंड उसके बाद में ये हार्मफुल क्यों होता है और सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड द अनदर हैंड इज दैट कि एलिमेंट ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट वाटर, इसके बारे में आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स आप यहां से देख सकते हैं। क्या बच्चों, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 29 की, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। 29 क्या कहता है बच्चों, जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं, इन्हीं दो प्रकार के जोड़ों के विस्थापन को समझाइए। चलिए समझते हैं क्या होता है जोड़ों का विस्थापन। जोड़ों का विस्थापन बच्चों एक तरीके की चोट होती है, बहुत ही खतरनाक चोट होती है। वास्तव में हमारी जो जुड़ी हुई अस्थियां होती हैं, ये जोड़ की सतहों का विस्थापन होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके जो कोहनी होती है, आपके कंधे कुल्ले होते हैं, आपका घुटना जो होता है, ये जोड़ के उदाहरण होते हैं। जब इनका विस्थापन यानी इनमें कुछ अलग प्रक्रिया होती है और ये इनके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं अगर वो थोड़े से अलग हो जाते हैं,
तो उसी को हम जोड़ का विस्थापन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे विस्थापन के लिए दो पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं। एक है निचले जबड़े का विस्थापन, जैसे कि सामान्यतः ये तब होता है जब थोड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए। अधिक मुंह खोलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन हो सकता है। जैसे कि आप चल रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दिया गलती से, और आपका जो ठोड़ी होता है यानी कि मुंह के नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना, वो आपका जो है वो लग जाता है किसी दीवार से या फिर गेट से। तो ऐसे में क्या होगा कि वो आगे पीछे हो जाएगा, तो ये विस्थापन कहलाता है। आप कोई बच्चा ऐसा होता है, मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो खाना खाते टाइम इतना ज्यादा अपना मुंह खोल देते हैं कि उनका पूरा हाथ उसी में चला जाए, ठीक है ना, मुंह के अंदर ही। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपने मुंह उतना ही खोलना है अपना जितना आप खाना खा सकते हैं उतना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज्यादा मुंह खोलेंगे तो इससे आपका जो मुंह होता है, जबड़ा जो होता है, इसका विस्थापन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। फिर है कंधे के जबड़ेपन का स्थापन, मतलब कंधे के जबड़े का स्थापन भी, ठीक है। क्या मतलब, कई बार आपको अचानक झटका लग जाता है, या फिर आप कई बार जो सतह होती है, कठोर सतह, ठीक है ना, आजकल तो पक्के घर हैं सभी के, मोस्टली एक आधा होगा कोई, ठीक है। गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है, सिटी में रहते तो पक्के वहीं होते हैं, रहेंगे आप, ठीक है। तो वही चीज है, जब आप गिर जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अब इसमें क्या होता है, इस चोट में ह्यूमस का सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके कंधे का विस्थापन हो जाता है। ये चीजें कहलाती हैं विस्थापन के बारे में। तो जोड़ का विस्थापन क्या होता है बच्चों, और निचले जबड़े और कंधे के जबड़े के विस्थापन का क्या मतलब समझ गए, ठीक है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, नहीं इतना ही था बेसिकली, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, आगे बात करते हैं। तो आप देख लेना ये दोनों। अब आता है हमारा 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न है स्टैंडिंग ब्रांड जंप परीक्षण, जो कि किस लिए किया, शरीर के किस भाग के लिए किया जाता है, आपको ये बताना है, और इसके परीक्षण की प्रक्रिया बतानी, ठीक है। क्या है स्टैंडिंग ब्रांड जंप परीक्षण, ये शरीर के किस भाग के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए, यानी कि आपके पैरों की ताकत कितनी है इसको मापने के लिए, ठीक है। अब आपको इसके लिए सहायक सामग्री क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए होता है एक समतल और साफ जगह, टैक ऑफ लाइन पर निशान लगाने के लिए एक सफेद जहाँ पे आप दौड़ेंगे या जो भी चाहिए, तो साफ और समतल जगह होनी चाहिए, एक इक्वल टाइप में। ट्रैक ऑफ लाइन चाहिए जिसपे आपको निशान बनाना है, उसके लिए आपको सफेद चुना चाहिए। मापने के लिए कितना हुआ इसके लिए आपको टेप चाहिए। स्कोर और रिकॉर्ड रखने के लिए आपको एक पेन और पेपर चाहिए, ठीक है। प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रक्रिया में क्या होगा कि मैदान पर कूदने वाली टेक ऑफ लाइन लगा दी जाती है, ठीक है। मतलब मैदान पे कूदना है तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो सफेद चुना लेके लाइन लगा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में विद्यार्थी अपने पैरों के बीच अंतर रखते हुए टेक ऑफ लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है, और जैसे ही उसका जो कोच है वो बोलता है शुरू करो, वैसे ही भी अपने घुटनों को मोड़कर जंप ट्रैम्प में कूदना शुरू कर देता है, ठीक है। उसे 3 मौके मिलते हैं टोटल इसमें, टेक ऑफ लाइन से या शरीर का कोई भी भाग जो टेक ऑफ लाइन के सबसे पास वाली दूरी पर होता है उसे माप लिया जाता है। सबसे अच्छी जंप का स्कोर माना जाता है। जंप को फुट या ऊंचाई में मापा जाता है, जैसे कि जंप को कैसे मापा जाता है, फुट ऊंचाई में, ठीक है। क्विल्टाइल की संख्या 3 होती है। स्कोर कैसे होता है, स्कोर होता है कि तीनों छलांगों में जो उसे माप लिया जाएगा जो एड़ियों और शरीर के भाग में टेक लाइन के सबसे पास जमीन पर होता है, उसे माप लिया जाता है। इसको बोलते हैं स्टैंड ब्रांडिंग जंप के बाद। क्या भाई, ऑलरेडी 48 मिनट्स हमारे हो चुके हैं, बट इन 48 मिनट्स में हमने तीसवा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब इंग्लिश में देख लेंगे। स्टडी ब्रॉड जंप, स्टडी ब्रॉड जंप है, टेस्ट परीक्षण वटएवर is done measure to stand of which part of the body, write the process of this testing, ठीक है। तो आपके सामने सारा का सारा यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। क्या भाई, अब यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रहेंगे आपके सोर्स बेस्ड। के बाद में फिर आपको देखने 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन जो कि रहेंगे आपके नॉर्मली, लेकिन इसमें से आपको 3 करने। तो आपके टोटल 15 प्लस में 12 यानी कि 27। ये जो आपके क्वेश्चन अब बच जाते हैं इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन पार्ट था, ठीक है ना, ये फिजिकल का मेन जो हमारा पार्ट था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे और बात करेंगे। हाँ देखिए,
इस तरीके से बच्चों आज की जो हमारी ये वीडियो थी इंपॉर्टेंट, ये हमने यहाँ पे कर ली है कंप्लीट। और आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करोगे बच्चों उतना ही ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। आप लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ताकि वो भी जुड़े इससे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके। बाकी आपसे मैंने जो पूछा है 18 में से कितने एमसीक्यू का आंसर आपने राइट दिया है, इसके बारे में आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका कोई सुझाव होता है तो वो भी बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, घुर्रे वाला हर्रे वाला, वो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। बाकी आप सभी को आपके फिजिकल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी भी हम वीडियोस लाएंगे, टेंशन नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।